गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको जो है उपसहसंयोजी यौगिकों का बर्नर सिद्धांत, ये बर्नर्स थ्योरी जो है आपको बतानी है। आज जो है ये वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर ने 1893 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिकों की जो संरचना होती है, उनके गुणों का अध्ययन, उनकी संरचना के बारे में, है ना, किस तरह से जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसके गुण जो होते हैं, उनका विस्तृत जो जानकारी सबसे पहले जो दी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, वो हमारे साइंटिस्ट अल्फ्रेड बर्नर ने इस थ्योरी को दिया था, है ना। इसको बोलते हैं बर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अल्फ्रेड बर्नर को सन 1913 में भी उपसहसंयोगिकों के जो गुणों का अध्ययन किया उन्होंने, इस सिद्धांत पर उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और बताते हैं ये है कि इसमें ये जो अल्फ्रेड बर्नर है ना, इनको हम फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं, यानी कि ये जनक हैं उपसहसंयोगिकों के। सबसे पहले जो उपसहसंयोगिकों के बारे में बताया था वो अल्फ्रेड बर्नर ने बताया था, है ना। तो ये सिद्धांत की जो परिकल्पना है वो कौन कौन सी हैं जो अल्फ्रेड बर्नर ने बताई थी। तो अल्फ्रेड बर्नर ने कहा कि कोई भी उपसहसंयोगी यौगिक जो होता है, कोई भी संकुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, वो दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। कोई भी संकुल यौगिक है बेटा, वो दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। पहली संयोजकता कहलाती है प्राथमिक संयोजकता। पहली संयोजकता कौन सी होती है? प्राथमिक संयोजकता। और दूसरी जो संयोजकता होती है उसको हम बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी। इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और इसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। फिर आगे बताया कि ये जो प्राथमिक संयोजकताएं और द्वितीय संयोजकताएं, जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी जो शो होती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है ना, तो वो कौन सी भाग को प्रदर्शित करती हैं, कौन सा भाग इनसे डिनोटेड होता है। तो बताया कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है उसमें जो प्राइमरी वैलेंसी हैं, जो प्राथमिक संयोजकताएं हैं, वो ऋणायनों द्वारा, है ना, वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। यानी कि जो ऋणायन होते हैं बेटा, वो यानी कि ऋणायनों द्वारा प्राइमरी वैलेंसी शो होती है ना। अब जो ऋणायन है ना, इसमें आगे आपको बताऊंगा कि जो ऋणायन होते हैं ना, वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी शो करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर जाते हैं। ये बर्नर ने बताया। पहला क्या कि ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है कौन? प्राइमरी वैलेंसी, है ना। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो द्वितीयक संयोजकता है, वो जो संतुष्ट होती है बेटा, वो लिगेंड द्वारा होती है, लिगेंडों द्वारा संतुष्ट होती है, लिगेंडों द्वारा। मैंने आपको बताया इस, और ये संकुल कंपाउंड पे मेरे जो इससे पहले वीडियो हैं, कि उसके अंदर जो ऐसे माना, मैं एग्जांपल ले लूँ, माना मेरे पास एग्जांपल है, माना CONH3 6 और इस तरह से बेटा ये Cl3, माना ये एग्जांपल है, ठीक है। इसका मैंने आपको IPC नेम करने का तरीका भी बताया है। इसका जो IPC नेम होगा ना बेटा, हेक्साएमीन कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट। अब यहाँ हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, है ना। अगर हम इसका IPC नेम लिखेंगे हेक्साएमाइन, क्योंकि एमाइन क्या है इसके अंदर? लिगेंड है। अमोनिया क्या है? लिगेंड है। हेक्साएमीन लिगेंड लेंगे, फिर ये कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, है ना। इस तरह से ये Cl3 जो आया, ये जो ऋणायन है, देखो भाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो दो में डिवाइड होता है, एक धनायन एक ऋणायन, कैटायन और एनायन। तो ये जो पार्ट है पूरा बेटा, ये धनायन है और ये कौन सा है मेरे पास? ऋणायन। तो जो ऋणायन जो है मेरे पास Cl3,
एट दिस टाइम इस कंपाउंड में अगर आपसे पूछे बताओ प्राथमिक संयुक्ताएं कौन सी होती हैं, तो प्राथमिक संयुक्ताएं यहाँ पर 3Cl है एट दिस टाइम, क्योंकि ऋणायन जो हमारा आयनिक जो पार्ट होता है बेटा वो Cl3 है ना। तो ये एनायनिक पार्ट है, ये कैटायनिक पार्ट है, ये धनायन ये ऋणायन है ना। तो धनायन ऋणायन, तो ऋणायन मैंने आपको बताया ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है कौन, प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पूछा बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3। आपसे फिर बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, द्वितीय संयुक्ताएं जो होती हैं वो लिगेंडों द्वारा होती हैं। तो यहाँ लिगेंड कितने हैं बेटा 6। तो यहाँ पर जो द्वितीय संयुक्ताएं होंगी बेटा कितनी होंगी, वो 6 होंगी। बात समझ आया, कंप्लीट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में बर्नर ने ये बताया कि जो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट हो रही है प्राइमरी वैलेंसी, वो किसी भी सेंट्रल मैटर एटम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी ऑक्सीजन संख्या जो प्रदर्शित होती है वो प्राइमरी वैलेंसी द्वारा सेटिस्फाई होगी, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उप सह समन्वयक संख्या या उप सह संयोजन संख्या जो होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा पता पड़ती है। यानी जितनी सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसकी Cn उतनी होगी, जितनी प्राइमरी वैलेंसी होगी उसकी ON उतनी निकल करके आएगी। जैसे मैंने अभी इसका IPC नेम करा बेटा, यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की निकाली है 3 है ना। तो अगर हम यहाँ पर भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हम यहाँ कोबाल्ट को बेटा X मानेंगे, प्लस 6NH3 करेंगे, प्लस 3Cl इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि 3Cl है 6NH3 प्लस कर दिया तो X प्लस 6 0 होती है अमोनिया की, प्लस 3 × -1 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू प्लस 3 कहाँ से आई, Cl3 पर से। बात समझ आ गई। यानी कि अच्छा दूसरी बात, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है द्वितीय संयुक्ताएं वो उसके लिगेंडों द्वारा संतुष्ट होती हैं, यानी कि वो उसकी Cn को बताती है। तो यहाँ Cn हम कहते हैं 6, यानी कि अगर यानी Cn का मतलब क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो कितने लिगेंडों द्वारा घिरा हुआ है, लिगेंडों की संख्या को हम Cn कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम Cn देखें तो बेटा अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसकी स्ट्रक्चर में बेटा ये NH3, ये इस तरह NH3, ये इस तरह NH3, ये इस तरह NH3, एक NH3 इस तरह से, ठीक है। बात समझ। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, इसको हम इस तरह बंद कर दें ब्रैकेट में, है ना। इसको अगर हम देखते हैं बेटा यहाँ पर अगर हम इसको आयनिक कर दें, आयनिक है ना, तो यहाँ प्लस 3Cl नेगेटिव और यहाँ पर 3 पॉजिटिव, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है संकुल होगा ये इस तरह से आयनित होगा, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, 3Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 NH3 कोबाल्ट को घेर रहे हैं, इसलिए इसकी जो Cn होगी, जो समन्वय संख्या होगी, समन्वय संख्या को Cn कहते हैं बेटा, कितनी होगी हमारे पास ये 6, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीय संयुक्ता जो होती है वो है लिगेंडों की संख्या को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब मैं इसमें आपकी चीज़ को बताना चलता हूँ कि ये जो हमारे पास फिर ये हमारे पास जो प्राइमरी वैलेंसी है Cl3, इसको बताया कि इनको तीसरा पॉइंट जो बताया, जो प्राइमरी वैलेंसी होती हैं, जो प्राथमिक संयुक्ता होती हैं, है ना, जो प्राथमिक संयुक्ता होती है उसको डॉट 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 द्वारा बताया जाता है, जो संरचना है उसको डॉट डॉट से शो करा है। और जो हमारे पास द्वितीय संयुक्ताएं होती हैं, द्वितीय संयुक्ता सेकेंडरी वैलेंसी, उसको एक गहरी लाइन द्वारा पता लगा बताते हैं संरचना में, है ना। जैसे अगर मैं अब आगे अगर इसी स्ट्रक्चर को बर्नर के अकॉर्डिंग डिनोटेट करूं, बताऊं, ड्रॉ करूं, तो क्या करूंगा बेटा, ये जो मेरे पास है मैं इसको हटा रहा हूँ, ये 3Cl जो है ना, ये संरचना में देखो 6 जो NH3 है वो तो बेटा सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीय संयुक्ता है। तो यहाँ पर मैंने देखो गहरी लाइन लगाई है, इसमें गहरी लाइन से 6 लाइन करी है। और जो प्राथमिक संयुक्ता मेरे पास 3 है ना, वो किस तरह से, वो डॉट डॉट द्वारा संरचना में प्रदर्शित होंगी। इस तरह से ये 3Cl हम इस तरह से इनको डिनोट डॉट डॉट द्वारा शो कर सकते हैं। बात समझ आ गई। प्राइमरी वैलेंसी ये डॉट डॉट द्वारा होगी, सेकेंडरी वैलेंसी गहरी लाइन द्वारा प्रदर्शित होगी संरचना के अंदर, ठीक है। तो ये संरचना हमने इसकी बना दी, ठीक है। इसके बाद में एक लाइन मैंने अभी आपको शुरुआत में बताई थी कि जो ऋणायन होता है, जो ऋणायन पार्ट है, ये वाला पार्ट, अब आगे बताया इसमें कि ये ऋणायन पार्ट जो होता है ये प्राथमिक संयुक्ता ही प्रदर्शित नहीं करता है, ये सेकेंडरी संयुक्ता भी, द्वितीय संयुक्ता भी प्रदर्शित कर सकता है। यानी मतलब कहने का ये है कि अगर इसी संरचना में, बेटा मैं थोड़ा इसको मिटा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी संरचना के अंदर, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे बाहर जो 3Cl है ना, उनमें से अगर मैं एक Cl में अंदर ले लूँ और 2 Cl में बाहर कर दूँ, है ना,
2 Cl बाहर कर दूँ, यानी कि इसी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो CONH3 इस तरफ 5 कर दूँ और यहाँ पर मैंने Cl कर दिया एक अंदर और 2 Cl2 कर दिए मैंने बाहर, है ना। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर उसकी ये जो Cl वहाँ 3 थे और प्राइमरी वैलेंसी जो प्राथमिक संयोजकता जो वहाँ 3 थी, अब यहाँ प्राथमिक संयोजकता कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई यहाँ पर, ठीक है, 2 हो गई, है ना। यानी कि यहाँ पर जो Cl था वो अंदर आ गया, अब वो जो बड़े ब्रैकेट में अंदर आ गया वो प्राइमरी वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी अब द्वितीय संयोजकता, है ना। तो द्वितीय संयोजकता कहलाएगी। अब यहाँ पर अभी अगर मैं चाहूँ ना, यहाँ पर भी अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूँ, ऑक्सीडेशन संख्या कोबाल्ट 2x मान करके, तब भी प्लस ही 3 आएगी, है ना। उसकी प्राथमिक संयोजकता अगर द्वितीय संयोजकता बन रही है तो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये NH3 अब यहाँ पर जो Cl मेरे पास जो अंदर आ गया है, सेकेंडरी वैलेंसी जो बन गई है इसकी बेटा Cn भी 6 रहेगी, 5 ये 1 ये, पहले Cn 6 थी, अब भी Cn 6 रहेगी। Cn क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब मैं अगर इसकी संरचना को ड्रॉ करूँगा ना, तो इसकी संरचना को मैं ड्रॉ करूँगा तो इस तरीके से, ये इस तरह से, ये NH3, ठीक है, बात सवारी। इस तरह से आप यहाँ पर ये NH3 बेटा, NH3 हमारे पास कितने 5 है ना। Cl है एक हमारे पास, तो हम Cl को बेटा इस तरह भी शो करेंगे और यहाँ संग में बिट जो है डॉट डॉट भी लगाएंगे, ठीक है। और ये 2 Cl जो बाहर थे मेरे पास, ये दोनों Cl को मैं पूरी तरीके से डॉट डॉट करूँगा, है ना, इस तरह से। बात समझ आई। यानी कि जो मैंने Cl को डॉट डॉट भी कराया, घेरी लाइन से भी कराया, वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो Cl है ना, जो ऋणात्मक पार्ट था, वो प्राथमिक संयोजकता भी दिखा रहा है और द्वितीय संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। इसलिए जो एनायनिक पार्ट होता है वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, वो सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर सकता है, ठीक है। बात समझ आगे नहीं आई, ठीक है। इसी प्रकार फिर आगे चले, आगे बताया, आगे देखो दोबारा फिर सुन ले तो इसको, ऋणात्मक द्वारा सेटिस्फाई होती है प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी लिगैंड द्वारा संतुष्ट होती है, प्राइमरी वैलेंसी को डॉट डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीय संयोजकता को हम बेटा गहरी लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे बताया इसमें बर्नर ने नंबर 4-5 पॉइंट पर ये बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता जो होती है बेटा वो आदेशिक होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, आदेशिक होती है, यानी उसकी कोई दिशा नहीं होती है ना, कोई दिशा नहीं होती है। लेकिन जो द्वितीय संयोजकता होती है वो दिशात्मक होती है ना। आपने पढ़ा होगा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, है ना, वैद्युत संयोजी जो यौगिक होते हैं बेटा वो अदिशात्मक होते हैं, कोई दिशा नहीं होती है ना। आयन बनता है ना, आयनिक यौगिक है ना, वो जल में जब वो उसकी दिशा बिल्कुल, जल का अणु कहाँ उसको घेर रहा है इसका कोई पता नहीं रहता, इसलिए वो अदिशात्मक होते हैं। आयनिक जो चीज़ होती है वो अदिशात्मक होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। लेकिन जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वहाँ पर एक निश्चित ज्यामिति, एक निश्चित ज्योमेट्री कंपाउंड की होती है। तो यहाँ पर जो उपसंयोजी बंध जो बनना है वो बेटा वो Cn के अकॉर्डिंग 6 के अकॉर्डिंग बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास द्वितीय संयोजकता जो कहलाएगी वो दिशात्मक होती है। कैसी होती है, दिशात्मक। यानी कि जो हमारे पास संकुल यौगिक की जो ज्यामिति होगी वो सेकेंडरी वैलेंसी पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी, सेकेंडरी वैलेंसी पर, द्वितीय संयोजकता पर। ये बर्नर ने बताया, ठीक है। दोबारा मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि बर्नर का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी जो पेपर आप देंगे ना, तो उसमें बर्नर सिद्धांत आ सकता है। अगर IPC ने इस चैप्टर में से नहीं आया तो बर्नर सिद्धांत भी आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। आपको पहला पॉइंट लिखना है कि कोई भी संकुल यौगिक जो होता है वो 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। नंबर फर्स्ट प्राथमिक संयोजकता, नंबर सेकंड द्वितीय संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो उसके ऋणात्मक द्वारा संतुष्ट होती है, द्वितीय संयोजकता जो होती है उसके लिगैंड द्वारा संतुष्ट होती है। नंबर 3 पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता जो होती है बेटा वो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। प्राथमिक संयोजकता को डॉट 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 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और सेकेंडरी संयोजकता को, द्वितीय संयोजकता को गहरी लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नंबर लास्ट पॉइंट में आपको ये ले सकते हो कि ऋणात्मक द्वारा जरूरी नहीं है कि प्राथमिक संयोजकता, ऋणायन जो होते हैं वो प्राथमिक संयोजकता द्वितीय संयोजकता दोनों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 Cl थे तो मैंने 2 Cl बाहर कर दिए, एक अंदर कर दिया, तो जो Cl था बेटा वो इस टाइम पर सेकेंडरी वैलेंसी है, थी वो प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। इसके बाद में एंड का पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्राथमिक संयोजकता होती है बेटा वो आदेशिक होती हैं और द्वितीय संयोजकता जो होती है वो दैशिक होती हैं, डायरेक्शनल होती हैं। और द्वितीय संयोजकता ही किसी भी संकुल यौगिक की ज्यामिति को प्रदर्शित करती है। ज्यामिति के बारे में आप जानते हैं, है ना। मैं आपको आगे और बताऊंगा जब कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं उपसंयोजक संख्या, तो उसमें ज्यामिति होती है ना। ज्यामिति चतुष्फली है या है ना, चतुष्फली है या वर्गाकार समतली है
अष्टफली है ना, है ना, आपका जो त्रिकोणी द्विपिरामिडी है, कैसी है वो, इसको ज्यामिति होती है, किस तरह वो कंपाउंड अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो ये हमारे पास बर्नर सिद्धांत। अब बर्नर सिद्धांत पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा बताइए कि कौन सा ऑप्शन है, जैसे माना एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके लिए, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं इस पे, इस बर्नर सिद्धांत पर। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, क्वेश्चन ये है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं इस तरह से, है ना, 4 ऑप्शन दे दिए, माना उसने पहला माना क्वेश्चन दे दिया, माना ये इस तरह से, यहाँ पर ये मैंने आपसे ऑप्शन लिया था वो इसने इस तरह से दे दिया, माना, ठीक है। और एक ऑप्शन उसने दे दिया बेटा इस तरह से FeCO5 इस तरह दे दिया, ठीक है। एक उस तरह से दे दिया K2 ब्रैकेट में प्लेटिनम En का ट्वाइस, है ना, और Cl इस तरह दे दिया, है ना। और एक ऑप्शन उसने दे दिया बेटा माना Cl2 सॉरी Cr ले सकते हैं या Cr ले लो, है ना, Cl3 इंटू 6H2O, है ना। या इसमें से भी उसने चाहा माना यहाँ जो है उसने एक Cl कर दिया, बाहर 2 Cl2 कर दिया, माना। अब वो ये कह रहा है कि यदि मैं इनकी क्रिया 2AgNO3 से कराऊँ, किससे कराऊँ, सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड इसके अंदर मिक्स कर दूँ मैं इन चारों में, है ना। तो क्या होता है बेटा कि 2 मोल AgCl3 बनता है, उसका सफ़ेद अवच्छेद बायोट्रिबिटी आता है। तो कौन सा कंपाउंड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए इस टाइप के, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक और कराऊंगा इसके बाद में मैं आपको, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि इसमें से विच कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है जो AgNO3 से रिएक्शन करने के बाद में 2 मोल AgCl के देता है। AgCl जब बनता है तो बेटा सफ़ेद अवच्छेद आता है, वाइट पीपीटी आता है ना, 2 मोल आते हैं, कितने बनते हैं, 2 AgCl बनते हैं, 2 AgL, यहाँ 2 Ag है। मतलब कहने का ये है कि इसमें से, इन कंपाउंडों में से ये 2 Ag जो है वो यहाँ 2 Cl ला रहा है। यानी अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा इसकी रिएक्शन अगर मैं इससे कराऊंगा, वो ये कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो 2 AgCl मोल देगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ बर्नर सिद्धांत यही कहता है कि आयनिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, अगर प्राथमिक संयोजकता बड़े ब्रैकेट के बाद में है हमारे पास, है ना, है हमारे पास, तो वो आयनित हो जाएगी। यानी इसके 2 Ag अगर मैं इसी के रिएक्शन बेटा कराऊँ, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ तो इसके 2 Ag, इसके 2 Cl, क्या कर देंगे, 2 AgCl, है ना। यानी कि इसके 2 Ag ने 2 Cl को कैच करा, आयनिक है ना, तो आयनिक है तो इसकी जो Ag पॉजिटिव है ना वो इसकी Cl नेगेटिव को रिएक्शन करेंगे, Cl नेगेटिव से तो 2 AgCl मोल बना देगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही है, ये वाला, एक ऑप्शन ये सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं FeCO5, इसमें तो आयनिक पार्ट दिया नहीं है तो ये आयनिक यहाँ होगा नहीं, ये कैसा होगा हमारे पास, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़े ब्रैकेट के बाद में प्राथमिक संयोजकता नहीं है। सेकंड देखते हैं K2Pt En ट्वाइस Cl। अब यहाँ देखते हैं बेटा, देखो ये तो मेरे पास कैसा है, मैंने आपको बताया शुरुआत में, धनानिक पार्ट हो गया। जब ये धनानिक पार्ट हो गया बेटा, ये पूरा कैसा हो गया मेरे पास, ऋणानिक पार्ट हो गया। तो ये पूरा जब ऋणानिक पार्ट हो गया तो इसके अंदर प्राथमिक संयोजकता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी अंदर क्या बैठा हुआ है, द्वितीय संयोजकता बैठी हुई है और सेंटर में एटम बैठा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी नथिंग नहीं होगा। इसमें देखते हैं बेटा, और इसको देखते हैं तो इसमें तो 2 Cl बाहर दिख रहे हैं, एनानिक पार्ट, ऋणानिक पार्ट, तो ये इनको 2 Ag इनको कैच करेंगे और 2 AgCl सफ़ेद अवच्छेद बना देगा। इसलिए हमारे पास इसका आंसर जो होगा बेटा वो फर्स्ट और फोर्थ दोनों आंसर होंगे। वैसे एक ही आंसर मोस्टली होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मैंने 2 आंसर रखे, तो इसके दोनों आंसर होंगे। तो जितना हमको ये देखना कितने हमारे पास Cl बाहर दे रहा है ना, तो वो Ag से रिएक्शन करेंगे, और क्योंकि वो आयनित पार्ट है, Ag की उपस्थिति में वो आयनित हो जाएगा तो AgCl का सफ़ेद अवच्छेद दे देगा। तो इसके अंदर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, बात समझ आ गई। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन था हमारे पास जो एनसीईआरटी का, इस क्वेश्चन को हम जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये इसमें इस तरह टेबल दी हुई है ना। तो इसमें ये पूछ रहा है कि निम्न परीक्षणों को, प्रैक्टिकल हुआ परीक्षण ऑब्जर्वेशन के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों में धातुओं की, मेटल्स की द्वितीय संयोजकताएं बताइए, ठीक है। अब द्वितीय संयोजकता कैसे पता पड़ती है बेटा, पता पड़ती है कि बड़े ब्रैकेट में
जो बड़ा कोष्टक है उस सेंट्रल मैटर एटम के संग में कितने जो हमारे पास लिगेंड आ रहे हैं, है ना बेटा। ये दिया हमारे पास, माना ये इस तरह टेबल दी है उसने क्वेश्चन में हमारे पास। तो इस टेबल को हम जरा ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। ये क्रम संख्या, ये सूत्र दे रहा है PtCl2 × 4NH3 और यहाँ दे रहा है AgNO3 का अधिकता में मिलाने पर, अधिक में एक्सिस ऑफ द AgNO3 मिक्स द एक्सिस ऑफ AgNO3 करने पर 1 मोल द्वारा अवक्षेपित AgCl का 1 मोल क्रिया करता है। कितना क्रिया करता है? 1 मोल AgCl का। तो उसमें जो मोलों की संख्या प्राप्त होती है, बनती है, वो इतनी होती है। जब PtCl2 × 4NH3 ने जब AgNO3 से रिएक्शन करी ना, तो 2 मोल AgCl बना है, ये कहना चाह रहा है। अगर AgNO3 के ने रिएक्शन करा है तो उसमें 2 मोल मेरे पास क्या बनना है? AgCl बनना है। इसी तरीके से अगर इससे रिएक्शन कर रहा है AgNO3 तो वहाँ पर कोई जीरो मोल बनना है ना। अब यहाँ पर ये करेगा तो ये 1 मोल बना रहा है। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था कि जितने मोल बन रहे हैं AgNO3 से क्रिया करने पर, तो इसका मतलब यह है कि उसके बाहर जो प्राथमिक संयुक्ता हैं वो उतनी ही होंगी। मतलब कहने का ये, जैसे अगर ये 2 मोल AgNO3 बनना है, यहाँ पर AgCl बनना है, सॉरी, अगर 2 मोल AgCl बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि AgNO3 जो है वो इसके 2 Cl'ों से रिएक्शन कर रहा है, और 2 Cl'ों से रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो 2 Cl कैसी होंगी? प्राथमिक संयुक्ता होंगी, यानी कि वो बाहर कोष्टक में होंगी, गुरु कोष्टक में। ठीक है, तो ये PT, तो इसका फॉर्मूला पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला बना दें, उससे हमको द्वितीय संयुक्ता मालूम पड़ जाएंगी। यानी कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी ले सकते हैं बेटा, PtNH3 ये बेटा 4 और ये Cl2, माना मैंने फॉर्मूला ये बना दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने इसको ये बना दिया। तो अब ये जैसे AgNO3 से रिएक्शन करेगा एट दिस टाइम, अगर ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ रिएक्शन करने का मतलब क्या है कि इस Ag को इसकी आयनिक पार्ट नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा तो क्या बनेगा यहाँ पर? अब अच्छे 0। तो 0 मतलब ये है, जहाँ 0 दी रहा है हमको वहाँ इसका मतलब ये है कि आयनिक पार्ट वहाँ नहीं है, प्राथमिक संयुक्ता वहाँ नहीं है। अगर बेटा ये 2 Cl जो है ना अंदर, अगर मैं इनको बाहर कर दूँ, इस तरह से 2 Cl बाहर कर देता हूँ, अब क्या होगा कि इसके जो 2 Ag है ना, वो इन 2 AgCl से क्रिया करके यहाँ पर, सॉरी हाँ, यहाँ पर 2 मोल AgCl बनाएंगे, 2 मोल AgCl का सफेद अवक्षेप बनाएंगे। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर 2 मोल AgCl का सफेद अवक्षेप बनना है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए आप पहले। 2 मोल AgCl अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 2 Ag इसके 2 Cl से रिएक्शन कर रहे हैं, और 2 Cl से रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो 2 Cl कहाँ होंगे? बाहर होंगे। बाहर होंगे तो प्राथमिक संयुक्ता होगी, तो जो बाहर आ गया वो प्राथमिक संयुक्ता, जो अंदर रह गया वो द्वितीय संयुक्ता। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा बेटा कि इसके अंदर द्वितीय संयुक्ता कितनी होंगी, तो बेटा 4 होंगी। यानी कि इसका जो सूत्र होगा मेन, इस कंपाउंड का जो सूत्र होगा संकुल, वो PtNH3 का 4th होगा और Cl2 बाहर होंगे। फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर। इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं। सेकंड में अगर हम ये देखते हैं कि NiCl2 × 6H2 क्या है, कितने मोल बनी? 2 मोल। इसका मतलब क्या है कि 2 मोल जब AgCl के बने हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 Ag ने उसके 2 Cl से रिएक्शन करी होगी, और 2 Cl से रिएक्शन करी होगी तो वो 2 Cl कहाँ होंगे? आयनिक भाग में बाहर होंगे। यानी कि इसकी कंडीशन जो होगी बेटा Ni, और ये जो H2 है ना, वो इस तरह से होंगे गुरु कोष्टक में, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट और यहाँ ये Cl2। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, अब क्या होगा कि AgNO3 जब इससे रिएक्शन करेगा तो बेटा वो इसके 2 Cl'ों को चुराएगा। जब वो चुराएगा तो ये 2 Ag, तो 2 AgCl हमारे पास बन जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे ये कह रहा है 2 मोल बनने हैं, तो 2 मोल AgCl बनने का मतलब क्या है कि 2 Cl Ag ने कैच करे हैं, ये अभिप्राय है, ये मतलब है। ठीक है, तो ये 2 AgCl का हमारे पास सफेद अवक्षेप आएगा, वाइट PPT आएगा। अब वो ये कह रहा है बेटा 0 है। 0 का मतलब क्या है कि बड़े ब्रैकेट के बाद में कोई Cl बाहर नहीं होगा, यानी प्राथमिक संयुक्ता क्या होगी? वहाँ 0 होगी। तो इस ऐसे कंपाउंड को, इसको अगर मैं अरेंज करूँ नंबर थर्ड में अरेंज करूँगा तो PT इसको, अब देखो 0 कह रहा है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 0, यहाँ पर अगर 0 आ रहा है यानी AgCl नहीं बनना है। जब AgCl नहीं बनना है तो इसका मतलब ये है कि AgNO3 के Ag को उसका आयनिक पार्ट नहीं मिल रहा है, और जब वो नहीं मिल रहा है तो बेटा वो बड़े ब्रैकेट में होगा। तो ये NH3 है ना, ये मैं 2 कर दूँ संग में इस तरह, और ये Cl बेटा इसके अंदर ही है। अब Cl बाहर नहीं है, अगर यहाँ बाहर होता तो ये एजेंट क्रिया करके उसी मोल बना देता, है ना। तो इसलिए इसका जो समन्वय संख्या होगी प्लेटिनम की, है ना, तो प्लेटिनम की बेटा जो Cn होगी यहाँ पर कितनी होगी बेटा? 2J और 2J 4 होगी यहाँ पर प्लेटिनम की।
धातुओं की द्वितीय संयोजकता पूछ रहा है। द्वितीय संयोजकता होती है ना, जो उसकी बड़ी कोष्टक में आती है लिगेंड। 2 अधिक 4 हो गई। इसमें कितनी होगी बेटा, इसमें CN कितनी होगी बेटा 6। ये हम कह सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीय संयोजकता कितनी होंगी 6, और यहाँ प्राइमरी वैलेंसी कितनी, सॉरी यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी 4। यानी कि जो CN 4 है इसका मतलब द्वितीय संयोजकताएं 4 है, ये मतलब है। यहाँ पर कितनी होंगी बेटा, यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कितनी होगी बेटा 4 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से वो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल, सॉरी हाँ फोर्थ एग्जाम्पल जो हमारे पास फोर्थ दे रहा है टेबल में, COCl3 × 4NH3 1 मोल AgCl बना रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसका एक Cl बड़े कोष्टक के बाहर होगा, है ना, और 2 Cl वो अंदर रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब यह है कि इसकी फॉर्म जो बनेगी बेटा CO कोबाल्ट NH3 का फोर्थ, है ना, ये Cl2 2 अंदर होंगे और एक Cl बाहर होगा, तभी तो AgNO3 रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके नहीं है वो बेटा क्या बनाएगा, AgCl का 1 मोल बनाएगा। अब अच्छे 1 मोल, ठीक है। तो जब 1 मोल बनना है तो इसका मतलब क्या है कि उसका 1 मोल बनना है ना टेबल में, तो 1 मोल बनना है तो इसका मतलब क्या है, Ag ने उसका AgCl को लिया तो AgCl बना दिया। अब 2 Cl अंदर रहे होंगे, तो 2 Cl बेटा द्वितीय संयोजकता हो गई यहाँ, ये 4NH3 द्वितीय संयोजकता, 4 और 2 6। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, जो द्वितीय संयोजकता होगी बेटा वो 6 होगी, CN भी 6 होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे बोर्ड में एग्जाम में आ सकते हैं। NCERT क्वेश्चन है, 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बर्नर थ्योरी पर करा दिए, आप इनको उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको IPSC, ऑक्सीडेशन स्टेट, केंद्रीय पदार्थ परमाणु, CMA सब बाकी बता दिए हैं। अब बर्नर थ्योरी, ठीक है, नेक्स्ट दिन मैं आपको जो है इसके बाद में जो सिद्धांत है दूसरा, है ना, दूसरा सिद्धांत जो है हमारे पास कौन सा है, BBT का है। BBT सिद्धांत मैंने आपको इससे पहले वीडियो में शायद बता दिया या बता दूंगा आगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक तीसरा सिद्धांत है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं अभी अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।